मित्रों नमस्कार, मेरा नाम है राजेंद्र सिंह और मैं प्रयागराज से बोल रहा हूँ। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल व्यू पॉइंट विथ राजेंद्र। कला गंगा 2022 सीरीज के अंतर्गत प्रस्तुत है टीजीटी 2001 की परीक्षा का हल प्रश्न पत्र। इस परीक्षा में कुल 85 प्रश्न थे। मित्रों, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और साथ ही यह भी बताएं कि आप कहां से ये चैनल देख रहे हैं। तो फिर आइए प्रश्नों को हल करते हैं। पहला प्रश्न है, प्रागैतिहासिक भारतीय चित्रकला किस सतह पर बनाई गई? तो इसका सही उत्तर है चट्टानों पर। प्रागैतिहासिक कालीन मानव प्राकृतिक गुफाओं में निवास करता था और गुफाओं की दीवारों पर गेरू और कोयले से शिकार के दृश्यों को अंकित करता था। इसके प्रमाण मिर्जापुर की लिखुनिया दरी, घोरमंगल, सुरहो घाट की गुफाओं और मध्य प्रदेश की भीमबेटका और पंचमढ़ी जैसी गुफाओं में देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन असंबद्ध है? इन चार ऑप्शन में बाघ की जो गुफा है वो बौद्ध कालीन है, जबकि मिर्जापुर, सिंघनपुर, भीमबेटका का संबंध प्रागैतिहासिक कालीन गुफाओं से है। बाघ की गुफा मध्य प्रदेश के धार जनपद में स्थित है और इन गुफाओं को पंच पांडव गुफा के नाम से भी जाना जाता है। बाघ की जो गुफा है, जो वहाँ पे चित्र बने हुए हैं, उन पर अजंता शैली का प्रभाव देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है, होशंगाबाद किस चित्रकला के लिए जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा शैल चित्रकला के लिए। होशंगाबाद शैल चित्रकला के लिए तो जाना जाता ही है। अभी हाल ही में होशंगाबाद शहर का नाम बदलकर नर्मदापुरम कर दिया गया है। इस शहर के नज़दीक में आदमगढ़ की पहाड़ी है, जहां पर 20,000 साल पुराने मानव जीवन के क्रियाकलाप दर्शाते चित्र प्राप्त हुए हैं और इन चित्रों की खोज की थी मनोरंजन घोष ने। और यहाँ प्राप्त शैल चित्रों में प्रमुख रूप से वृषभ, जिराफ समूह, हिरण, मानव आकृतियाँ जो कि नृत्य वादन करते हुए, शिकार करते हुए चित्रांकित की गई हैं। अगला प्रश्न है, अजंता चित्रों में प्रसिद्ध चित्र कौन सा है? तो इसका उत्तर है बोधिसत्व पद्मपाणि। अजंता की गुफाओं का संबंध बौद्ध धर्म से है और विश्व प्रसिद्ध बोधिसत्व पद्मपाणि का चित्र अजंता की गुफा संख्या 1 की दीवार पर चित्रांकित किया गया है। पद्मपाणि का अर्थ है कि जिनके हथेली में कमल होता है और बोधिसत्व के दाहिने हाथ में नीला कमल लिए हुए चित्रित किया गया है। अगला प्रश्न है, अजंता में कितनी गुफाएं हैं? तो इसका सही उत्तर है 29 गुफाएं हैं। वैसे अजंता में 29 गुफाएं तो हैं जिनका संबंध बौद्ध धर्म से है, लेकिन कुछ वर्ष पूर्व एक और गुफा का पता चला जिसकी क्रम संख्या 15A रखी गई, क्योंकि यह गुफा 14वीं और 15वीं गुफा के मध्य में स्थित है। इस प्रकार वर्तमान में कुल 30 गुफाएं हैं और इन गुफाओं में 547 जातक कथाओं को चित्रित किया गया है। लेकिन अगर ऑप्शन 30 गुफाओं का नहीं है, 29 है, तो 29 गुफाएं ही सही है। अगला प्रश्न है, अजंता चित्रों का मूल विषय क्या है? तो इस प्रश्न का उत्तर है बुद्ध चरित्र। अजंता चित्रों का मूल विषय भगवान बुद्ध के जीवन पर आधारित जातक कथाओं का चित्रण है, यानी भगवान बुद्ध के वास्तविक जीवन तथा उनके पूर्व जन्म की कथाओं का चित्रण किया गया है। अजंता में बौद्ध कला की सर्वोत्तम चित्राकृतियां देखने को मिलती हैं। अगला प्रश्न है, अजंता किस प्रदेश में है? तो इसका सही उत्तर है महाराष्ट्र में है। अजंता महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में बघौरा नदी के किनारे स्थित है और यहाँ अर्धचंद्राकार यानी कि घोड़े के नाल के आकार की एक पहाड़ी है और इस पे कुल 29 गुफाएं पाई गई हैं और जिनमें बौद्ध कला के चित्रों का रंगीन चित्रांकन देखने को मिलता है। इन गुफाओं का निर्माण मानव के द्वारा 200 ईसा पूर्व से 700 ईस्वी के मध्य शुंग, सातवाहन, गुप्त एवं चालुक्यों के शासन के दौरान हुआ था।
काफ़ी लंबा पीरियड था इन गुफाओं के निर्माण का। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन असंबद्ध है? तो इसका सही उत्तर है सित्तुन वासल की गुफा। तो सित्तुन वासल एक गुफा मंदिर है, जबकि विकल्प में दी गई तीनों गुफाओं में गुफाओं की संख्या एक से अधिक है। तो इसलिए सित्तुन वासल गुफा, जो कि एक जैन धर्म से संबंधित गुफा है। अगला प्रश्न है, कौन सा चित्र अजंता का नहीं है? तो इसका सही उत्तर है महावीर। अजंता महावीर से संबंधित नहीं है, बल्कि भगवान बुद्ध से संबंधित है। और यहाँ पर चित्रित मणासन राजकुमारी का जो चित्र है वो अजंता की 16वीं गुफा में चित्रित किया गया है। और पद्मपाणि अवलोकितेश्वर का चित्र जो है वो गुफा संख्या 1 में है, और छंदक जातक का चित्र गुफा संख्या 10 में है। अगला प्रश्न है, जैन चित्रकला भारत के किस क्षेत्र की है? तो इसका सही उत्तर है तीसरा ऑप्शन, पश्चिम। जैन चित्रकला भारत के पश्चिमी भाग की है। डॉक्टर अनंत कुमार स्वामी ने जैन चित्रकला को पश्चिम भारतीय शैली कहा है। इस शैली में अधिकांशतः पीले रंग का प्रयोग किया गया है। जैन चित्र शैली की प्रमुख विशेषता है बड़ी बड़ी परवल जैसी आंखों का बनाया जाना। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन असंबद्ध है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, चौर पंचाशिका। चौर पंचाशिका जैनेतर शैली की सचित्र पोथी है। कवि विल्हड़ के द्वारा संस्कृत में लिखा गया प्रेम काव्य है, जबकि सुर सुंदरी कथा, तृष्टिशलाका पुरुषचरित व कथा सरित सागर उत्तर मध्यकालीन साहित्य के चित्रकला संबंधी ग्रंथ हैं। अगला प्रश्न है, जैन लघु चित्रों की विशेषता है। तो इसका सही उत्तर है परली आंख का दिखना। जैन चित्रकला की प्रमुख विशेषता बड़ी बड़ी परवल जैसी आंखों का चित्रांकन है। चेहरा सवा चश्मा है, जबकि आंखें चेहरे से बाहर निकली हुई हैं। जैन चित्रकला का मुख्य विषय तीर्थंकर और उनकी जीवनियां हैं। अगला प्रश्न है, जैन चित्रकला कहलाती है? तो इसका सही ऑप्शन है पोथी चित्र। जैन चित्रकला को मुख्य रूप से पोथी रूप में चित्रित किया गया है, और इन पोथियों में जो चित्र हैं वो लघु आकार के हैं। इस प्रकार अगर प्रश्न में लघु चित्र और पोथी चित्र दोनों दिया है तो पोथी चित्र सही होगा, और अगर केवल लघु चित्र दिया है तो लघु चित्र ही सही होगा। अगला प्रश्न है, जैन चित्र कागज पर कब बने? तो इसका सही उत्तर है 14वीं शताब्दी। जैन चित्र लगभग 14वीं शताब्दी के दौरान कागज पर बनाए गए, और भारतीय चित्रकला के इतिहास में कागज का सर्वप्रथम प्रयोग जैन शैली में ही किया गया है। अगला प्रश्न है, पाल पोथी चित्र बनाए गए? तो इसका सही उत्तर है ताड़ पत्रों पर, यानी कि पाल पोथी चित्रों का निर्माण ताड़ पत्रों पर किया गया, और पाल पोथियों के चित्रांकन का समय लगभग 8वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक का है। पाल चित्रों का संबंध भगवान बुद्ध से है, और ताड़पत्र पर चित्रित प्रथम ग्रंथ प्रज्ञा पारमिता है, जो एक बौद्ध पांडुलिपि है। अगला प्रश्न है, पाल चित्रकला किस प्रदेश की है? तो इसका सही उत्तर है बंगाल की। पाल चित्रकला बंगाल की है, और जो पाल वंश के शासक थे वो बौद्ध धर्म के महान संरक्षक थे। और सर्वप्रथम लघु चित्रों का प्रारंभ पाल शैली में हुआ है। पाल शैली का चरमोत्कर्ष काल 9वीं से 12वीं सदी का रहा है। अगला प्रश्न है, पाल पोथी चित्रों का विषय है? तो इसका सही उत्तर है बुद्ध का जीवन चरित्र। पाल पोथियों में बुद्ध की जातक कथाओं को चित्रित किया गया है। सचित्र पोथियों को अच्छे ताड़पत्रों पर चित्रित किया गया है, जो लगभग 22 इंच लंबे और 2.5 इंच चौड़े होते हैं। इन पर देवनागरी लिपि में लिखा भी गया है। अगला प्रश्न है, राजस्थानी चित्रकला के चित्र हैं? तो इन 4 ऑप्शनों में पहला ऑप्शन सही है कि लघु चित्र हैं।
राजस्थानी चित्रकला एक लघु चित्रकला है जो कागज और कपड़े पर चित्रित की जाती थी। राजस्थानी चित्रों को मोटी मोटी रेखाओं से बनाया जाता है और फिर उसमें गहरे चटक रंगों से सजाया जाता है। किशनगढ़ शैली की चित्रकला किस राजा के समय प्रसिद्ध हुई? तो इसका सही उत्तर है सामंत सिंह। किशनगढ़ शैली महाराजा सामंत सिंह के समय में सर्वाधिक प्रसिद्ध हुई, बल्कि सामंत सिंह के काल को किशनगढ़ शैली का स्वर्णकाल कहा जाता है। सामंत सिंह स्वयं में चित्रकला प्रेमी थे, कवि थे, लेखक थे और उनके जो दरबारी चित्रकार थे निहाल चंद्र, इन्होंने बनी ठनी नामक पेंटिंग बनाई जिसे भारत की मोनालिसा की संज्ञा दी जाती है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन असंबद्ध है? तो इसका सही उत्तर है आगरा शैली। यानी कि आगरा नाम की तो कोई शैली होती ही नहीं है, जबकि बूंदी, जयपुर और किशनगढ़ ये राजस्थान की उपशैलियां हैं। तो अगला प्रश्न है, अलग अलग राजस्थानी चित्रों की पहचान का उत्तम साधन है? तो इन 4 ऑप्शनों में चौथा ऑप्शन जो है आँख। राजस्थान की उपशैलियों को उनके चित्रों में आँखों की बनावट से पहचाना जा सकता है। जैसे कि किशनगढ़ शैली में कमलाकृत काजल युक्त आँखें बनाई जाती थीं, जोधपुर शैली में कटाक्ष नेत्र बनाए जाते हैं और मेवाड़ शैली में मछली जैसे नेत्र होते थे। अगला प्रश्न है, चौर पंचासिका का चित्रण किस शैली में हुआ है? तो इसका सही उत्तर है एक राजस्थानी। चौर पंचासिका का चित्रण मेवाड़ शैली में हुआ है। मेवाड़ चित्रकला शैली पर गुर्जर तथा जैन शैली का प्रभाव रहा है। चौर पंचासिका में 50 श्लोक हैं और इस ग्रंथ में चोरी चोरी प्रेम करने की कथा का बड़े ही मार्मिक ढंग से किया गया है। चौर पंचासिका कश्मीर के कवि विल्हड़ का ग्रंथ है जो कि 11वीं सदी के अंत और 12वीं सदी के आरंभ में लिखा गया था। अगला प्रश्न है कि कौन सा केंद्र राजस्थानी शैली का है? इन 4 ऑप्शनों में बीकानेर राजस्थान की एक उप शैली है। बीकानेर शैली में ऊंट व घोड़ों का चित्रण प्रमुखता से किया गया है। इस शैली में रागमाला, बारहमासा आदि को भी चित्रित किया गया है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन असंबद्ध है? तो ये 4 शैलियाँ दी हुई हैं शहरों के नाम से, जिसमें से कि कोटा जो है वो अलग है। कोटा शैली राजस्थानी चित्रकला की हड़ौती शैली की एक उप शैली है। इस शैली के चित्रों का मुख्य विषय शिकार के दृश्य रहे हैं और इस शैली में भित्ति चित्रों को भी बनाया गया है, जैसे कि झाला की हवेली, राजमहल तथा देवता जी की हवेली आदि को भित्ति चित्रों से सजाया गया है। जबकि जो 3 ऑप्शन और दिए हुए हैं, आगरा शैली, लखनऊ शैली, दिल्ली शैली, इस तरह की कोई शैली नहीं है। अगला प्रश्न है, राजस्थान के पिछवाई चित्र किस क्षेत्र के हैं? तो इसका सही उत्तर है नाथ द्वार। वैष्णव धर्म के पुष्टि मार्ग संप्रदाय के मंदिरों में श्री नाथ जी की मूर्ति के पीछे बड़े आकार के सज्जा युक्त कपड़े को लगाया जाता था, जिसे पिछवाई कहते हैं। अगला प्रश्न है कि 12 चित्रों में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 ऋतुओं का चित्रण। 12 चित्रों में वर्ष के 12 महीनों के दौरान होने वाले ऋतु परिवर्तनों को दर्शाया जाता है, जिसका मुख्य उद्देश्य बदलती ऋतुओं के साथ नायक नायिका की स्थिति को चित्रित करना है। अगला प्रश्न है, अकबर का प्रसिद्ध दरबारी चित्रकार था। तो इन 4 ऑप्शनों में कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, क्योंकि अकबर ने अब्दुल समद की देखरेख में चित्रकला के लिए एक अलग विभाग की स्थापना की थी और अबुल हसन, गोवर्धन और मनोहर जहांगीरकालीन चित्रकार थे, जबकि बेहजाद बाबर के समय का चित्रकार था, जिसके बारे में बाबर का कहना था कि वह एक कुशल चित्रकार तो था, परंतु दाढ़ी रहित युवा चेहरा ठीक तरह से चित्रित नहीं करता था।
तो इस प्रकार से इस प्रश्न का कोई भी उत्तर सही नहीं है। अगला प्रश्न है, मुगल चित्रकला दो शैलियों के मिश्रण से बनी है। तो इसका सही उत्तर है भारतीय और पार्सियन। मुगल शैली भारतीय एवं पार्सियन यानी कि ईरानी शैली के सम्मिश्रण से उत्पन्न हुई है। मुगलों ने भारत में ईरानी कलाकारों को प्रश्रय प्रदान किया और ऐसे में इन दोनों देशों की शैलियों के मिश्रण से इंडो पार्सियन शैली आगे चलकर मुगल शैली के रूप में विकसित होती है। अगला प्रश्न है, दास्ताने अमीर हमजा नामक मुगल पोथी इनके समय में बनी, यानी कि 4 शासक हैं। तो इसमें अकबर के समय में विद्वानों का मत है कि दास्ताने अमीर हमजा का चित्रण किशोर अकबर के चरित्र निर्माण के लिए हुमायूं के संरक्षण में प्रारंभ हुआ, किंतु इसे अकबर के संरक्षण में पूर्ण कर लिया गया। अगला प्रश्न है, बसावन किस मुगल बादशाह का दरबारी चित्रकार था? तो इसका सही उत्तर है अकबर। बसावन अकबर का सर्वश्रेष्ठ दरबारी चित्रकार था क्योंकि वह चित्रकला की सभी शैलियों में पारंगत था। बसावन व्यंग्य चित्र बनाने में माहिर था और साथ ही साथ वह व्यक्ति चित्रण भी करता था। अगला प्रश्न है, रज्मनामा ग्रंथ क्या है? तो इसका सही उत्तर है महाभारत की कथा। रज्मनामा ग्रंथ फारसी में अनुवाद किया गया महाभारत की कथा है। अब्दुल कादिर बदायूनी इसके अनुवाद करता है और बदायूनी संस्कृत, अरबी व फारसी के प्रसिद्ध विद्वान भी थे। अगला प्रश्न है, चित्रकार मंसूर किस प्रकार के चित्रों के लिए प्रसिद्ध हैं? तो इसका सही उत्तर है पशु पक्षी चित्रण। मुगल सम्राट जहांगीर कालीन चित्रकार मंसूर पशु पक्षी तथा वनस्पतियों के चित्रण में सिद्धस्थ कलाकार थे। जहांगीर ने इनकी कला प्रतिभा को देखते हुए नादिर उल असर की उपाधि प्रदान की थी। अगला प्रश्न है, मुगल चित्रकला के पतन के पश्चात जो शैली विभिन्न केंद्रों में स्थापित हुई वह कहलाती है कंपनी शैली। मुगल चित्रकला के पतन के पश्चात कंपनी शैली का विकास विभिन्न केंद्रों पर हुआ। मिसेज आर्चर के अनुसार कंपनी शैली का विकास यद्यपि पटना में हुआ, किंतु यह शैली एक आंदोलन के रूप में बंगाल से पंजाब तक, उत्तर भारत से दक्षिण भारत, महाराष्ट्र तथा पश्चिमी घाट तक फैली थी। अगला प्रश्न है, कांगड़ा चित्रकला का दूसरा नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर है पहाड़ी चित्रकला। कांगड़ा चित्रकला का दूसरा नाम पहाड़ी चित्रकला है और महाराजा संसार चंद के समय में कांगड़ा चित्रकला उन्नति के शिखर पर थी। मुगल चित्रकारों तथा मूल पहाड़ी चित्रकारों ने मिलकर पहाड़ी चित्र शैली को जन्म दिया। अगला प्रश्न है, कांगड़ा चित्रकला की उन्नति इनके समय में हुई, यानी कि ये जो 4 ऑप्शन हैं इसमें राजा संसार चंद के समय में कांगड़ा चित्रकला की उन्नति हुई। महाराजा संसार चंद ने पहाड़ी चित्रकला को संरक्षण प्रदान किया और इनके समय में कांगड़ा चित्रकला का स्वर्णकाल था। कांगड़ा शैली के चित्रकारों का प्रिय विषय राधा कृष्ण का चित्रण करना था। परखू राजा संसार चंद के दरबार का सर्वाधिक निपुण चित्रकार था। अगला प्रश्न है, कांगड़ा चित्रकला पर किस शैली का प्रभाव पड़ा? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2 मुगल। कांगड़ा चित्र शैली पर मुगल शैली तथा परंपरागत भारतीय शैली एवं राजस्थानी हिंदू कला का प्रभाव पड़ा और फिर मुगल चित्रकारों तथा मूल पहाड़ी चित्रकारों ने मिलकर पहाड़ी चित्रकला को जन्म दिया, जिसके 3 मुख्य केंद्र थे, बसोली, गुलेर और कांगड़ा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन असंबद्ध है? तो इसका सही उत्तर है अजंता चित्रकला। अजंता की जो चित्रकला है वो गुफा की दीवारों पर की गई थी, जिसे भित्ति चित्रण कहते हैं, जबकि मुगल चित्रकला, राजस्थानी चित्रकला और कांगड़ा चित्रकला लघु चित्रकला है जो कागज और कपड़े पर बनाई जाती थी।
अगला प्रश्न है, कांगड़ा शैली के चित्रों का विषय क्या है? तो इसका सही उत्तर है अ, जो तीनों विकल्प हैं वो सही हैं। रागमाला, कृष्णलीला और नायक नायिका तीनों सही है। अगला प्रश्न है, कौन सा पहाड़ी शैली के चित्रों का केंद्र नहीं है? तो इसका सही ऑप्शन है 3 नंबर, मेवाड़। तो दिए गए विकल्पों में मेवाड़ राजस्थानी शैली की एक उप शैली है, जबकि बसोली, गुलेर, कांगड़ा पहाड़ी चित्रकला के मुख्य केंद्र थे। अगला प्रश्न है, भारतीय चित्रकला के पुनर्जागरण का श्रेय किसे दिया जाता है? तो इसका सही उत्तर है बंगाल शैली को। भारतीय चित्रकला के पुनर्जागरण का श्रेय बंगाल शैली को जाता है। अवनींद्र नाथ टैगोर के क्रांतिकारी विचारों तथा भारतीय कला संस्कृति के प्रति ईवी हेवल के उदार विचारों ने बंगाल शैली को जन्म दिया। अगला प्रश्न है, बंगाल शैली के जनक कौन थे? इसका सही उत्तर है अवनींद्र नाथ टैगोर। आधुनिक भारतीय चित्रकला के पुनरुत्थान में बंगाल शैली के जनक अवनींद्र नाथ टैगोर को माना जाता है। अवनींद्र नाथ टैगोर ने चीनी कला की रेखा पद्धति, जापान की रंग बहानी की पद्धति यानी कि वाश तकनीक को अपनाया और बंगाल शैली को वाश शैली के नाम से प्रसिद्ध किया। अगला प्रश्न है, अवनींद्र नाथ टैगोर ने किस माध्यम में अपने चित्र बनाए? तो इसका सही उत्तर है जल रंग। अवनींद्र नाथ टैगोर ने जल रंग माध्यम में चित्रण किया। अवनींद्र नाथ की चित्रकला में जापान की वाश शैली और चीनी इंक पेंटिंग तथा मुगल और राजपूत लघु चित्रकला का प्रभाव दिखाई देता है। अवनींद्र नाथ ने 1902 ईस्वी में जापानी कलाकार योकोहामा, ताइवान से जापानी वाश पद्धति सीखी और उमर खय्याम की श्रृंखला तैयार की। अगला प्रश्न है, नव बंगाल शैली किसकी देन थी? तो इसका सही उत्तर है नंदलाल बसु। नंदलाल बोस ने भारतीय कला और संस्कृति का गहरा अध्ययन किया था और उससे प्राप्त प्रेरणा से अपनी एक निजी शैली विकसित की थी, जिसे बोस शैली या नव बंगाल शैली कहा जाता है। उनकी कला रेखा प्रधान है, जिस पर कहीं न कहीं अजंता चित्र शैली का प्रभाव दिखाई देता है। नंदलाल बोस ने अपनी कृतियों को वाश शैली, टेम्परा विधि, पेंसिल, स्याही, रंगीन पेन, लिनोकट, तैल आदि विभिन्न माध्यमों का प्रयोग किया था। अगला प्रश्न है, नंदलाल बसु का नाम किस संस्था से जुड़ा? तो इसका सही उत्तर है शांति निकेतन। वर्ष 1918 ईस्वी में इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट में उन्होंने कुछ समय तक शिक्षण कार्य भी किया और फिर रविन्द्रनाथ टैगोर नंदलाल के काम से इतने ज़्यादा प्रभावित हो गए थे कि उन्होंने 1919 में शांति निकेतन में कला शिक्षा के लिए एक स्वतंत्र विभाग कला भवन की स्थापना की और फिर 1923 में नंदलाल बसु को इस विभाग का पूर्ण रूपेण अध्यक्ष बना दिया। नंदलाल कला भवन के अध्यक्ष पद पर लगभग 35 वर्ष तक रहे। अगला प्रश्न है, हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन के पंडाल को किसने सजाया था? तो उसका उत्तर है नंदलाल बोस ने। महात्मा गांधी के प्रस्ताव पर नंदलाल बोस ने वर्ष 1937-38 में हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन में पंडाल की साज सज्जा का दायित्व संभाला और साथ ही अधिवेशन के लिए विश्व प्रसिद्ध पोस्टर बनाए, जिनका विषय भारतीय ग्राम जीवन था। इनमें से एक भारतीय किसान खेत जोतते हुए शीर्षक नामक चित्र बहुत ही प्रसिद्ध हुआ था। अगला प्रश्न है, क्षितेंद्र नाथ मजूमदार किस विश्वविद्यालय में शिक्षक थे? तो इसका सही उत्तर है इलाहाबाद विश्वविद्यालय। क्षितेंद्र नाथ मजूमदार बंगाल शैली के ऐसे चित्रकार थे जो सच्चे वैष्णव जन की भांति अपने चित्रों में राधा कृष्ण का ही चित्रांकन करते थे। 1 सितंबर 1942 को इलाहाबाद विश्वविद्यालय में चित्रकला विभाग की स्थापना हुई और क्षितेंद्र नाथ मजूमदार इस विभाग के प्रथम अध्यक्ष नियुक्त हुए।
अगला प्रश्न है, असित कुमार हल्दर किस आर्ट कॉलेज के प्रिंसिपल थे? तो इसका सही उत्तर है लखनऊ। असित कुमार हल्दर एक बड़े संस्था निर्माता थे। कला भवन, शांति निकेतन, राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स तथा गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स लखनऊ के प्राचार्य पद पर रहते हुए उन्होंने इस संस्थान के विकास में अपनी बहुमूल्य योगदान दिया। अगला प्रश्न है कि रवि वर्मा जाने जाते हैं पौराणिक चित्रों के लिए। राजा रवि वर्मा ने पाश्चात्य शैली को अपनाकर भारतीय पौराणिक एवं ऐतिहासिक विषय वस्तु की रोमांटिक प्रस्तुति उनकी कला की मुख्य पहचान बन गई। वे पहले भारतीय चित्रकार थे जिन्होंने कैनवास पर तैल रंगों में काम करना शुरू किया था। अगला प्रश्न है, कौन बंगाल शैली का चित्रकार नहीं है? तो इन चारों ऑप्शन में ईश्वरी प्रसाद वो बंगाल शैली के चित्रकार नहीं हैं, बल्कि कंपनी शैली के चित्रकार हैं। यूरोपीय कला के आधार पर बड़े तैल चित्रों का निर्माण ईश्वरी प्रसाद ने किया। कंपनी शैली मुगल और यूरोपियन चित्र शैली का सम्मिश्रण थी। इस शैली के आखिरी कलाकार ईश्वरी प्रसाद वर्मा माने जाते हैं। ईश्वरी प्रसाद ने हाथी दांत, अब्रक की परतों, सिल्क और कागज पर चित्रांकन करने में माहिर कलाकार थे। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन असंबद्ध है? तो इसका सही उत्तर है नारायण श्रीधर बेंद्रे। एन.एस. बेंद्रे की प्रारंभिक शिक्षा इंदौर में हुई और मुंबई के जे स्कूल ऑफ आर्ट से डिप्लोमा किया इन्होंने। 1950 ईस्वी में बेंद्रे एमएस विश्वविद्यालय बड़ोदरा के कला संकाय में पहले रीडर, फिर बाद में उसके विभागाध्यक्ष बने। 1956 में बेंद्रे ने बड़ौदा ग्रुप की स्थापना की। इस प्रकार विकल्प के अन्य तीनों कलाकार बंगाल स्कूल से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है, इनमें कौन मूर्तिकार है? तो तीसरा ऑप्शन देवी प्रसाद राय चौधरी। देवी प्रसाद राय चौधरी का चित्रकला और मूर्तिकला दोनों पर समान रूप से अधिकार था, परंतु उनकी सर्वाधिक प्रसिद्धि मूर्तिकार के रूप में थी। देवी प्रसाद राय चौधरी मिट्टी में प्राणों को थिरकता हुआ देखना चाहते थे। तराश कर बनाई गई उनकी मूर्तियां, जिनमें मांसपेशियों पर विशेष ध्यान दिया गया, वे 1925 के आसपास देश के प्रथम कोटि के मूर्तिकार माने जाते हैं। अगला प्रश्न है, राजा रवि वर्मा का जन्म 1848 ईस्वी में इस स्थान पर हुआ। ऑप्शन नंबर 4 किलीमन्नूर में। राजा रवि वर्मा का जन्म 29 अप्रैल 1848 ईस्वी को केरल के किलीमन्नूर नामक कस्बे में हुआ था। राजा रवि वर्मा पहले ऐसे चित्रकार थे जिन्होंने हिंदू देवी देवताओं को आम इंसान जैसा दिखाया। उनके सबसे मशहूर चित्रों में सरस्वती और लक्ष्मी के चित्र घर घर पूजे जाने लगे थे। अगला प्रश्न है, राजा रवि वर्मा ने भारत में सर्वप्रथम स्थापित किया। तो इसका सही उत्तर है आलियोग्राफी प्रेस। राजा रवि वर्मा ने 1894 ईस्वी में मुंबई के घाटकोपर में आलियोग्राफी प्रेस की स्थापना की थी। प्रेस से छपने वाला उनका पहला चित्र शकुंतला का जन्म था। फिर महालक्ष्मी और सरस्वती नामक 2 चित्र छपे। ये चित्र लोगों के घर घर पूजे जाने लगे, इतने प्रसिद्ध हुए। अगला प्रश्न है, यामिनी राय ने किस शैली में प्रेरणा ली? तो इसका सही उत्तर है कालीघाट की चित्र शैली से। यामिनी राय कालीघाट के पट चित्रों से प्रभावित हुए और फिर अपना पूरा जीवन इन्हीं लोक कला के चित्रों में समर्पित कर दिया। अगला प्रश्न है, देवी प्रसाद राय चौधरी यहाँ प्रिंसिपल थे। तो इसका सही उत्तर है मद्रास आर्ट स्कूल। देवी प्रसाद चौधरी मद्रास स्कूल ऑफ आर्ट्स के प्रिंसिपल थे। वे मूर्तिकार के रूप में प्रसिद्ध हुए और इनके प्रसिद्ध मूर्ति शिल्पों में श्रम की विजय, शहीद स्मारक और स्वतंत्रता स्मारक विश्व प्रसिद्ध मूर्ति शिल्प हैं। अगला प्रश्न है, रविंद्रनाथ टैगोर के चित्र किस प्रकार के हैं? तो आधुनिक विमूर्त शैली के चित्र हैं। रविंद्रनाथ टैगोर
कि अधिकांश चित्र क्षणिक व तात्कालिक सृजन की प्रेरणा से युक्त दिखाई पड़ते हैं, जो उद्देश्यपूर्ण चित्र नहीं हैं तथा उनमें बिना चिंतन किए चित्रों को शीघ्रता से पूर्ण करने की प्रवृत्ति दिखाई पड़ती है। अगला प्रश्न है, आसिफ हल्दर जाने जाते हैं, तो इसका सही उत्तर है कवि कलाकार के रूप में। आशित कुमार हल्दर आधुनिक चित्रकार के रूप में जाने जाते हैं। वे चित्रकार के साथ साथ कवि व गीतकार भी थे, जिसका प्रभाव उनके चित्रों पर पड़ा। उनके चित्रों की लयबद्धता और रसानुभूति मुख्य रूप से उभर कर सामने आई। रविन्द्रनाथ टैगोर ने आशित कुमार हल्दर से एक बार कहा था कि तुम केवल चित्रकार ही नहीं बल्कि कवि भी हो, और यही कारण है कि तुम्हारी तूलिका से अनवरत रस की धारा बहती है। अगला प्रश्न है, अमृता शेरगिल ने चित्रकला की शिक्षा पाई, तो इसका सही ऑप्शन है पेरिस में। अमृता शेरगिल ने चित्रकला की शिक्षा पेरिस में प्राप्त की। उनकी प्रारंभिक कलाकृतियों में पेरिस के कुछ कलाकारों का प्रभाव झलकता है। उन्होंने अपनी आरंभिक शिक्षा प्रसिद्ध कला शिक्षक ल्यूसिन सिमोन से प्राप्त की थी। अगला प्रश्न है, अमृता शेरगिल पर भारत आगमन का प्रभाव पड़ा, तो इसका सही ऑप्शन है अजंता चित्रों का। वर्ष 1936-37 के मध्य भारत भ्रमण के दौरान अमृता शेरगिल ने अजंता, मुगल व बसोली शैलियों का अध्ययन किया और उन पर अजंता के विशाल व भव्य भित्ति चित्रों का व्यापक असर पड़ा। अगला प्रश्न है, के.एस. कुलकर्णी की कला में पाए जाते हैं, तो इसका सही ऑप्शन है ग्राम्य जीवन के दृश्य। के.एस. कुलकर्णी के चित्र ग्रामीण कला व जीवन पर आधारित हैं। कुलकर्णी ने कई रेखा चित्र, तैल और एक्रेलिक पेंटिंग, टेराकोटा की मूर्तियां, लकड़ी के साथ साथ सिरेमिक में भी कार्य किया है। अगला प्रश्न है, के हैबर के अंतिम दिनों की चित्रशैली है रेखात्मक। के हैबर आरंभिक दौर में पाश्चात्य कला से प्रभावित थे, किंतु उन्होंने परिपक्वता बढ़ने के साथ साथ अपनी निजी शैली का विकास किया, जिसे रेखात्मक शैली कहा गया। हैबर की सरल रेखाओं में निर्मित द्रौपदी का चीरहरण, बांसुरी की तान, अर्जुन का रथ हाँकते हुए श्री कृष्ण, धरती का भगवान किसान आदि को चित्रित किया। अगला प्रश्न है, भारत के एकमात्र कलाकार जिनके चित्र पिकासो के साथ प्रदर्शित हुए थे, तो ये थे मकबूल फिदा हुसैन। भारत के एकमात्र कलाकार मकबूल फिदा हुसैन हैं, जिन्होंने महाभारत सीरीज बनाई थी और वो पिकासो के चित्रों के साथ प्रदर्शित हुई थी। अगला प्रश्न है, एन.एस. बेंद्रे किस विश्वविद्यालय में प्राध्यापक थे, तो इसका सही उत्तर है बड़ौदा। एन.एस. बेंद्रे बड़ौदा विश्वविद्यालय के कला विभाग में प्राचार्य पद पर थे और बेंद्रे के प्रसिद्ध चित्रों में सूरजमुखी के फूल, ज्येष्ठ की दोपहर, गाय और बछड़ा, घुमक्कड़, भारत छोड़ो आदि शामिल हैं। अगला प्रश्न है, प्रथम भारतीय महिला चित्रकार थीं, तो इसमें सुनैना देवी। कलाविद स्टेला क्रैमरिस ने सुनैना देवी को भारत की प्रथम महिला चित्रकार कहा था, जबकि अमृता शेरगिल भारत की प्रथम आधुनिक चित्रकार थीं। सुनैना देवी के चित्रों में लोक कला के तत्वों और पात्रों की प्रसिद्ध लंबी आंखों की शैली महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, किस भारतीय कलाकार के चित्रों की प्रतिलिपि अधिकांश घरों में पाई जाती थी, तो इसका सही उत्तर है राजा रवि वर्मा। राजा रवि वर्मा के चित्रों की प्रतिलिपि घर घर में पाई जाती थी और राजा रवि वर्मा धार्मिक व पौराणिक कथाओं पर चित्र बनाते थे, जिसे भारतीय जनमानस पसंद करता था। अगला प्रश्न है, अंग्रेजी शासन के कारण जिस नवीन चित्र शैली का जन्म हुआ था वह थी कंपनी शैली। मुगल शासन के पतन और अंग्रेजी शासन के आरंभ होने पर पटना चित्रकला का एक नया केंद्र बन गया। पटना में अंग्रेजी प्रशासक और व्यापारी रहते थे जो कलाकारों से चित्र बनवाते थे। इस कारण यहाँ की शैली को कंपनी शैली या पटना शैली कहा गया। अगला प्रश्न है, किस प्रसिद्ध चित्रकार ने फिल्में भी बनाई, तो इसका सही उत्तर है एम.एफ. हुसैन।
एम.एफ. हुसैन ऐसे प्रसिद्ध चित्रकार थे जिन्होंने कई फिल्मों का निर्माण किया और उनकी कुछ प्रमुख फिल्में इस प्रकार हैं: थ्रू द आइज ऑफ पेंटर, गजगामनी, मीनाक्षी, ए टेल ऑफ थ्री सिटीज आदि। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन असंबद्ध है? तो इन चार ऑप्शन में मुकुल डे, ये बंगाल स्कूल के कलाकार थे, और के.एस. पनिक्कर, एन.एस. बेंद्रे और अमृता शेरगिल आधुनिक चित्रकार हैं। अगला प्रश्न है, चित्र में रेखा। तो इस प्रश्न का उत्तर तीनों ऑप्शन हैं, यानी एक चित्रकार रेखाओं का प्रयोग करके आकृति तथा प्रवाह को सुनिश्चित करते हुए चित्रों को उभारते हैं ताकि चित्र में भावों की अभिव्यक्ति हो सके। अगला प्रश्न है, भारतीय चित्रकला में रंग के साथ महत्व है रेखा का। भारतीय चित्रकला में रंग के साथ साथ रेखा का भी महत्व है। रेखा चित्र में रूप व भावाभिव्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण है, वहीं रंग से वातावरण व परिस्थिति की जानकारी भी मिलती है। अगला प्रश्न है, कौन सा वक्तव्य सही नहीं है? आकृति को मिलता है, तो इसका सही उत्तर है प्रकाश छाया, यानी कि आकृति को रूप देने के लिए रंग, रेखा तथा प्रतीक का महत्व होता है। अगला प्रश्न है, भारतीय सौंदर्य शास्त्र के प्रथम दार्शनिक थे, तो इसमें थे भरत मुनि। भारतीय सौंदर्य शास्त्र के प्रथम दार्शनिक भरत मुनि को माना जाता है। भारतीय सौंदर्य दर्शन का सबसे प्राचीन ग्रंथ भरत मुनि का नाट्य शास्त्र है। भरत मुनि ने रस का आधार भाव को माना है। इनके अनुसार 8 स्थायी भाव और 8 रस होते हैं। अगला प्रश्न है, आकृतियों से स्पष्ट होता है, तो इसका सही उत्तर है भाव। भाव तथा लय किसी निर्जीव वस्तु में संभव नहीं है, जबकि आकृति निर्जीव या सजीव दोनों की होती है। अतः आकृति से केवल रूप स्पष्ट होता है। अगला प्रश्न है, चित्र में प्राण आता है, तो इसके तीनों ऑप्शन सही हैं, यानी कि किसी भी चित्र में रंग व रेखा के माध्यम से आकृति उकेरी जाती है, किंतु उसमें प्राण डालने के लिए लय का होना भी अति आवश्यक होता है। अगला प्रश्न है, स्थिर चित्रण प्रमुख रूप से देखने को मिलता है, तो ये पाश्चात्य चित्रकला शैली में स्थिर चित्रण देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम स्थिर चित्रण मिलता है। भारतीय चित्रकला शैलियों में सर्वप्रथम स्थिर चित्रण जैन चित्रकला में देखने को मिलता है, और जैन चित्रकला में ही सर्वप्रथम कागज पर चित्र बनाया गया था। अगला प्रश्न है, दृश्य चित्र में परिप्रेक्ष्य से स्पष्ट होता है, तो इसमें वस्तु की स्थिति, दृश्य चित्र में परिप्रेक्ष्य के द्वारा वस्तु की स्थिति का ज्ञान होता है। और अगला प्रश्न है, एक मकान का अंकन परिप्रेक्ष्य के सिद्धांत के अनुसार है, तो इसमें रेखीय परिप्रेक्ष्य, यानी कि एक मकान का अंकन रेखीय परिप्रेक्ष्य के सिद्धांत के अनुसार किया जाता है और मकान का चित्रण रेखाओं के द्वारा किया जाता है। चित्र में निकट की वस्तुओं को बड़ा और दूर की वस्तुओं को छोटा दिखाने के सिद्धांत को परिप्रेक्ष्य कहते हैं। परिप्रेक्ष्य 2 प्रकार का होता है, रेखीय तथा वायवीय। अगला प्रश्न है, इनका परिप्रेक्ष्य सिद्धांत में महत्व है, तो इसमें दूरी, नैकट्य, प्रकाश और रंग तथा विलीयमान बिंदु और क्षैतिज रेखा तीनों का विभिन्न कला सिद्धांतों में महत्व है। अगला प्रश्न है, कला क्या है? तो इसका सही उत्तर है कलाकार की अनुभूति से परिपूर्ण चित्रण। मानव निर्मित वह रचना जो उसके जीवन में आनंद की उत्पत्ति करे उसे कला कहते हैं। कला वास्तव में मानव की या निजी समुदाय की संस्कृति है जो मानव इतिहास के हजारों वर्षों में क्रमिक रूप में विकसित होती है। अगला प्रश्न है, रस का अर्थ है,
तो इसका सही उत्तर है दर्शक के मन में उत्पन्न आनंद की अनुभूति। यानी कला सदैव आनंद के लिए होती है, इसलिए किसी रचना को देखने सुनने के साथ साथ समझने के पश्चात मन में आनंद की जो अनुभूति होती है वही रस है। भरत मुनि ने रस का आधार भाव को माना है। उनके अनुसार 8 स्थायी भाव और 8 रस होते हैं। अगला प्रश्न है, सौंदर्य शास्त्र के अनुसार भाव होते हैं कुल 9। तो कुल 9 रस हैं, इनके 9 भाव हैं। आइए देखते हैं। श्रृंगार रस का भाव रति है, हास्य रस का भाव हास है, करुण रस का भाव शोक है, रौद्र रस का भाव है क्रोध, वीर रस का भाव उत्साह, भयानक रस का भाव भय, विभत्स रस का है घृणा, अद्भुत रस है आश्चर्य, शांत रस का भाव है निर्वेद। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन असंबद्ध है? तो इन 4 ऑप्शनों में चित्रकार, क्योंकि चित्रकार एक व्यक्ति का नाम है, एक व्यक्ति होता है, जबकि रूप भाव वर्ण कला के तत्व हैं। कला के कुल 6 तत्व हैं, जैसे कि रेखा, रूप, वर्ण, तान, पोत, अंतराल। तो इस प्रकार चित्रकार तो एक व्यक्ति होता है। अगला प्रश्न है, वात्स्यायन रचित कामशास्त्र की व्याख्या या टीका में कला के षडांग का उल्लेख किया गया है। तो इसका सही उत्तर है यशोधर ने। पंडित यशोधर ने 11वीं सदी में कामसूत्र की टीका लिखी थी, जिसे जयमंगला के नाम से प्रस्तुत किया। पंडित यशोधर ने कामसूत्र के प्रथम अधिकरण के 3रे अध्याय की टीका करते हुए चित्रकला के 6 अंग बताए, जिसमें कि रूप भेद, प्रमाण, भाव, लावण्य योजना, सादृश्य विधान तथा वर्णिका भंग का उल्लेख किया है। तो इस प्रकार मित्रों ये 85 प्रश्न हैं, इनको ध्यान से याद कर लीजिए, क्योंकि प्रश्नों का दोहराव परीक्षा में होता रहता है। तो फिर आज बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। 2003 की परीक्षा के प्रश्नों को हल करेंगे। तो पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिए। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।